नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो ज्यायां नमो लोहि सव्यसावुणं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टास्य दोषकं कातंतरूपमालेयं बालबूधाय कथ्यते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावचंद्र त्रिवेदी महाराज की, गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरु शिक्षा विस्तृत सागर जी महाराज की जय हो। अभी अपन जो है षष्ठी विभक्ति में आए थे। षष्ठी विभक्ति में अपन ने एक वचन बनाया, दो वचन बनाए और पुरुष के रूप में। अब अपन चलते हैं षष्ठी विभक्ति में बहुवचन के रूप में। बहुवचन के लिए पुरुष की षष्ठी विभक्ति बहुवचन आम विभक्ति के आने पर आम के लिए नु का आगम करने के लिए एक सूत्र आता है, आमी चानु। क्या लिखा है? आमी चानु। यानी आम परे होने पर हर्ष, नदी और श्रद्धा से परे नु का आगम होता है। तीन बातें बताई जो आपको 134 नंबर के सूत्र में पढ़ा दी थी। कौन कौन सी थी? हर्ष, नदी और श्रद्धा संज्ञा। हर्ष स्वर थे वो, हर्ष स्वर, नदी संज्ञा और श्रद्धा संज्ञा से परे नु का आगम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं जो 134 नंबर सूत्र था, हर्ष नदी श्रद्धा भ्याम सिर लोपम। सूत्र की अनुवृत्ति थी ना, वहां पे सी का लोप था। यहाँ पर नु का आगम करेंगे। हर्ष का अर्थ होता है आ ई उ री ली, आ ई उ री री री, ये हर्ष संज्ञक है। नदी संज्ञक बताया था कि गवंती हर्षस्य गवंती और ईदु तो स्त्रियाख्यादो नदी, ये दो सूत्र हैं। तथा यहाँ पर एक स्त्रियाख्या विवौ वामी, ये 233 नंबर का सूत्र नदी संज्ञक होता है। तो ये श्रद्धा संज्ञक अश्रद्धा सूत्र के आकारांत स्त्रीलिंग की श्रद्धा संज्ञा होती है। तो यहाँ बोल रहे हैं हर्ष, नदी और श्रद्धा संज्ञक आम को नु का आगम होता है। क्या होता है? यहाँ पर नु का आगम के लिए आगे वह आगम कहाँ करें? दो देखिए, नु का आगम होगा, क्या होना है? सूत्र से नु का आगम होना है। जब नु का आगमन होगा तो कहाँ करना चाहिए? तो आगे का सूत्र 48 नंबर का है, 148 नंबर का पढ़ते अपन, तृतीयादौ तु परादि। यानी यहाँ बोल रहे हैं तृतीया आदि विभक्ति के परे होने पर। तृतीया आदि का अर्थ समझ रहे आप? उ का अनुबंध जिसका हुआ है, ऐसे आगम जिसके लिए कहा गया है उसमें आदि होता है। जैसे तृतीया विभक्ति के एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन तक, क्या होगा? तीसरे से लेके कहां तक? सप्तमी के बहुवचन तक चलेगा। तो वहां तक अंतर्गत जो भी प्रत्यय होंगे उनमें यदि उकार का अनुबंध लोप होगा तो वह प्रत्यय उस विभक्ति के आदि में होकर वह उसका ही अवयव कहा जाएगा। इसीलिए पुरुष धन आम, क्या था? पुरुष धन आम पढ़ रहे थे जब नु का आगम करना था। नु का आगम कहाँ करना है? तो तृतीया, तृतीया समझ गए? टा विभक्ति होती है, एक वचन। टा से लेकर यहां तक अपन चलते हैं सुख, सुख, ये सप्तमी बहुवचन है। 3 लिख देते बहुवचन के लिए। ये क्या है? तृतीया एक वचन है। तो ये एक पहचान बताए। यहां से लेकर जितनी विभक्तियां आएंगी उन सब में क्या चलेगा? नु का माने तृतीय आगम रहेगा और उ का लोप जहां होगा, क्या लिखा है? नु का आगम के लिए वह आगम आम पूर्वक हो, ऐसा लिखा था। फिर लिखा है तृतीय आदि विभक्ति परे होने पर। इसको अपन पढ़ लेते हैं। तृतीय आदौ तु परादि, ये आपने पढ़ा था, तृतीय आदौ तु परादि। तो तृतीय आदौ तु परादि में लिखा है तृतीय विभक्ति के परे होने पर उ का अनुबंध जिसका हुआ है। यहाँ पर तृतीय लिखेंगे और उ का अनुबंध होता, तो ये बीच में आएगा। कैसे? पुरुष प्लस नु, और अभी लिखते हैं अपन इसको, फिर लिखते हैं यहाँ पर आम। ठीक है। अब यहाँ पर नु का आगम किया है, पुरुष में नु का आगम किया था, इसके ना का अनुबंध कर दिया लोग, ऐसा कर दिया हम आगे आम। ये 23 नंबर सूत्र से अपन ने डिटेल की इसकी।
ये उ का अनुबंध कर दिया, इसको बोलते हैं अनुबंध लोप। क्या बोलेंगे? या अनुबंध लोप। क्या हो गया? अनुबंध लोप हो गया। जब अनुबंध का लोप हो गया तो अब ना अकेला बचा। क्या बचा? ना अकेला बचा। फिर है पुरुष धन ना धन आम। यहां पर आने पर तो यहां पर 23वां सूत्र भी लगा और इसको अपन 148वां सूत्र भी लिख देते हैं। ठीक है। तृतीया के आने पर नु का यहाँ पर हो गया। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में, बहुवचन तक ये तृतीया कहलाती है, तृतीया आदि कहलाती है। यथा पुरुष धन आम में ना हो गया, पुरुष नाम। क्या बन गया? इसको जोड़ दो, बन गया पुरुष प्लस ना को इसमें जोड़ा तो नाम। ये सूत्र लग गया 25। क्या लग गया? 25। अब नाम नु आगम के लिए कहा था, आम तृतीय आदि विभक्ति हो गई। ठीक है। अब आगे बताते, अब नाम ना इस स्थिति में लिंगांत के आकार को दीर्घ करने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है। ये अपन ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, अभी इसको नहीं जोड़ते हैं। 48वां सूत्र इसमें लग गया है 148। अब ये कह रहे हैं ये जो ना दिख, ये अकारांत दिख रहा है ना, अकारांत, इसको दीर्घ करना है। पुरुष, इसमें से आ निकाल देते, आ प्लस ना प्लस आम। अब यहां पर सूत्र अपन पढ़ते हैं, इसको दीर्घ करना है। दीर्घ मामी सनौ। क्या बोल रहे हैं? ये 149 नंबर का सूत्र लगा है। दीर्घ मामी सनौ। दीर्घ मामी सनौ कह रहा है नु परक आम परे होने पर, नु परक आम परे होने पर, ठीक है, ह्रस्व लिंगांत को, ये ह्रस्व लिंगांत को दीर्घ हो जाता है। तो अपन ये कर रहे हैं इसको दीर्घ, इसको कर दिया आ और इसको लिख दो नाम, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, नाम। ठीक है, पुरुष प्लस आ हो गया, नाम हो गया। यहां पर अपन ने क्या कर दिया? ह्रस्व को दीर्घ कर दिया, लिंगांत के ह्रस्व को दीर्घ कर दिया। दीर्घ आदेश होता है। यहां पर एक अकारो दीर्घम घोषवती, यहां कहा था सूत्र किसको दीर्घ करता है? लिंगांत के आकार को या लिंगांत को करता है? इनने प्रश्न किया तो समाधान किया सूत्र लिंगांत के आकार को दीर्घ करता है, जो लिंग के अंत में होता है उसके आकार को दीर्घ करता है। किससे? 140 नंबर से, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं दीर्घ मामी सनौ, जो सूत्र भी कहा है, दीर्घ होने पर अब लिंगांत का आकार होता है कि फिर किसको दीर्घ होगा? तो समाधान कर रहे हैं कि दीर्घ मामी सनौ जो अभी कहा है, अथवा अकारो दीर्घम घोषवती, इन दोनों सूत्रों में किसी एक सूत्र से दीर्घ होगा। दोनों से होता है दीर्घ। अब किससे करें? तो युगपद सूत्र प्राप्त होने पर, युगपद जानते हो, दोनों दो सूत्र प्राप्त होने पर जो पर में होता है वह लगता है, यानी जो बाद में कहा जाता है वो लगता है। क्या कहा जाता है? बाद में कहा जाता है वो लगता है। जैसे आपसे कल कहा था कि आप ऐसा काम कर लेना, फिर उसमें क्या है? सुधार करना था। जब सुधार करना था तो हमने कह दिया कि अब आपको ऐसा काम करना है। दो बातें हो गई। पहले कहा था आपको वैसा काम करना है शुरू में, और फिर कह दिया ऐसा काम आप कहोगे। दो काम में से कौन सा करना है? जो अभी कहा है वो करना, यानी बाद के सूत्र काम आते हैं। तो जो पर में होता है वो सूत्र लगता है। तो पर में होता है तो अतः दीर्घ मामी सनौ सूत्र दीर्घ होगा, और यहाँ पे अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से दीर्घ नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि दीर्घ मामी सनौ ये पर वाला सूत्र है। बाद में कह दिया तो ये लगेगा। तो अब यहाँ लग गया दीर्घ मामी सनौ, ये लग गया 148 नंबर सूत्र, 149 नंबर सूत्र। कौन सा लग गया? 149 नंबर सूत्र लग गया। तो बन गया क्या? पुरुषा नाम।
क्या बन गया? पुरुषानाम। पुरुषानाम। क्या बन गया? पुरुषानाम। इतना बन गया। अब आगे बताते हैं कि शंका की दीर्घमामी सनऊ में सनऊ का ग्रहण क्यों किया गया? समाधान कर रहे हैं। दीर्घमामी सनऊ, सनऊ का ग्रहण होने के पहले नु का आगम होगा, तत्पश्चात लिंगांत को दीर्घ होगा। पहले अपन ने नु का आगम किया था, फिर ही अपन ने ये दीर्घ किया है एक, ठीक है, लिंगांत को दीर्घ किया। अब यहाँ पर एक सूत्र और लगेगा। क्या लगेगा? एक सूत्र और लगेगा, वो अपन पीछे चलते हैं क्योंकि अभी ये नाम आया। क्या आया? पुरुष, पुरुषा नाम। देखो इधर से कर देते आप। नाम आया ना, ये बन गया। अब इसमें अपन को एक चीज देखना है। अपन 139 नंबर का एक सूत्र पढ़ा था, हमने कहा था वो प्रयोग होगा। उसमें था रश्मि वर्णेभ्यो प्रोणमन्त्याः स्वर हायाव कवर्ग भगवान्तरोपी, आया था। तो ये अब सूत्र लग रहा है। हमने कहा था एक जगह नहीं लगेगा, और जगह लगेगा। तो यहाँ पर बताया कि देखो पहले तो क्या होना चाहिए? रेफ, सकार और रिकार, ये होना चाहिए। इसके बाद अगर डायरेक्ट हो सकता नहीं हो तो फिर स्वर या हा या वा, ये होना चाहिए, ठीक है, या का और पा, दो वर्ग होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये रू है कि नहीं? रू के बाद सकार भी मिल रहा है, दो चीजें मिल गई। उसके बाद सीधा तो नहीं होगा क्योंकि व्यंजन नहीं है, स्वर भी मिला है तो ये स्वर भी ले लिया। फिर आया है ना, और फिर एक और कहा था अंत भिन्न, अंत में नहीं होना चाहिए, अंत में है नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या है? पुरुषा, ये लिख दिया। ना को क्या हो रहा है? णाम, णाम। इस सूत्र नंबर लग गया 139। क्या बन गया? ये अपनी बहुवचन की सिद्धि हो गई। समझ में आ गया ना? ऐसा जानना चाहिए।